केमिस्ट्री से है तो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे, फिजिक्स के हैं तो फिजिक्स के हैं, मतलब जो भी आप इकोनॉमिक्स या फिर जो भी आपका टॉपिक है केवल उसी टॉपिक से रिलेटेड सवाल आपके बनने वाले हैं। तो पढ़ना कैसे है इसकी बात करते हैं। तो इसका पूरा IIT जैम का बेसिक आता है। जिन्होंने भी पेपर राइट किया होगा उनके लिए ये 5 टॉपिक्स का भार तो कम हो गया। दूसरी चीज़ें क्या हो सकती हैं कि सिली मिस्टेक्स आपने सॉल्व तो सही किया, एंड में जाके आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। सो हाई लर्नर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय फिजिक्स वाला। सो मैं आपकी मैथमेटिक्स मेंटर यानी कि नीतू गुप्ता आप सभी के सामने एक बार फिर से एक नए सेशन के साथ आ चुके हैं, जहाँ पे आज हम डिस्कस करने हैं कि क्या हम अप्रोच रखें, किस तरीके से काम करें कि CUET PG 2024 में एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सके, है ना। तो फिलहाल में जस्ट आपका IIT जैम एग्जाम हो चुका है, बहुत सारे बच्चों का एग्जाम क्लियर भी हुआ है, कट ऑफ उन्होंने क्रॉस किया है, बट फिर भी वो डायलेमा में है कि क्या उनका कट ऑफ क्लियर होने के बाद में क्या उन्हें IIT मिलेगी या नहीं। इस तरीके के काफ़ी सवाल हैं, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको पता है कि कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो पाएगा, तो उनको डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अभी भी हमारे पास पूरा 1 महीना है एग्जाम के लिए, CUET PG के लिए। अब CUET PG की खासियत बता दूं कि CUET PG आपका एक गोल्डन चांस है जिन भी बच्चों को परेशानी थी कि उनका जैम में नहीं हो पाया है या फिर IIT उनकी मनपसंद नहीं मिल पाएगी। देखो मेरा मानना है कि जहां आपका मन है डेफिनेटली वहीं से कॉलेज मास्टर्स करिए। अब मन को इतना भी मत ऐसे खराब कर लेना कि जैसे कि आप कहीं से भी कर दो, एक अच्छी रेप्यूटेड अच्छी जगह से ही करना। अगर आपका IIT में नहीं हो रहा है, आपको NIT नहीं पसंद आ रही है, आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज चाहिए वो भी टॉप की, तो CUET PG में वो इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे हम CUET PG में कौन कौन सी टॉप की इंस्टीट्यूट्स इंक्लूडेड हैं, पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि पैटर्न आपका क्या रहने वाला है। फिर हम देखेंगे कि आपका जो एग्जाम है मैथमेटिक्स उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी रखें ताकि हम इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर सके और एक अच्छी रैंक लेके आए, एक अच्छे इंस्टीट्यूट में अपना एनरोलमेंट कराए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि CUET PG में आपके पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स कौन कौन सी रहने वाली है। वैसे तो है n नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स, लेकिन हम टॉप की बात करते हैं, टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। तो सबसे पहले आता है, सबके दिमाग में सबको पता है, दैट इज दिल्ली यूनिवर्सिटीज, है ना। तो पार्टिसिपेटिंग लिख लेते हैं, इंस्टीट्यूट्स। ये है आपके पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स जिसमें टॉप के जो हैं आपके, पहला है DU यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी। फिर आता है आपका, अगर हम दिल्ली में ही बात करें तो आपका जामिया मिलिया इस्लामिया JMI, ये आता है आपका, ये भी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। उसके बाद आपका JNU जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट आता है। उसके बाद आपका दिल्ली की तो बात हो चुकी है टॉप की। अगर हम बात करें इसके अलावा और टॉप के इंस्टीट्यूट्स क्या क्या हैं, तो वो हैं आपके BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, फिर है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद या फिर इसे HCU भी कहते हैं, अभी इसका नाम UOH के थ्रू कहा जाता है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ये आपकी 5 जो है बहुत ही अच्छे यूनिवर्सिटी, अच्छे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो आपका लेवल अलग ही होगा। अगर आपसे कोई मिले और बोले कि मैं DU से पास आउट हूँ, मैं BHU से पास आउट हूँ, तो हम उसे एक अलग नज़र से देखते हैं कि वाह इतनी अच्छी जगह से इन्होंने मास्टर्स या फिर जो भी अपना कर रखा है। तो ये भी बहुत ही रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स हैं। तो आपके पास मोटिवेशन तो आ चुकी है कि हाँ अभी भी हमारा चांस खत्म नहीं हुआ है, अभी हमारे पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे इतने बेहतरीन इंस्टीट्यूट्स आपके CUET PG में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। प्राइवेट भी है, प्राइवेट में आपका अमिटी है और बहुत सारे JP इंस्टीट्यूट्स हैं, JIIT, तो ऐसे प्राइवेट भी है आपके। लेकिन अगर हम बात करें गवर्नमेंट में तो ये बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। अब ऐसा नहीं है कि बस केवल यही हैं, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये जो है ये टॉप की हैं जहाँ पे जाने का सपना हर एक बच्चा देखता है। IIT के बाद, IIT NIT के बाद हर एक बच्चे का ड्रीम होता है कि इन कुछ 5-6 इंस्टीट्यूट से डेफिनेटली वो अपना कॉलेज करे, ठीक है। तो CUET PG की पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ ये हो चुकी हैं, हमने जान लिया है, ये है टॉप की। अब बात करते हैं CUET PG। अब जैसा कि हमें पता है कि हम मैथमेटिक्स वाले हैं, तो मैथमेटिक्स की बात करते हैं। तो पहले क्या होता था, CUET PG का जो पैटर्न था उसमें 2 पार्ट था।
यानी कि पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में क्या होता था, जनरल स्टडी आती थी जिसमें हिंदी, इंग्लिश, फिर आपका जनरल स्टडी के थ्रू जैसे कि रीजनिंग, मैथमेटिकल, मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिकल रीजनिंग, ये सारी चीज़ें आती थी। बट अभी इस वर्ष से, इस साल से इन्होंने हटा दिया है पार्ट ए, केवल और केवल पार्ट बी होता है, ओनली पार्ट बी। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में भी हैं कि क्या पार्ट ए और पार्ट बी आएगा। नहीं, पार्ट ए हटा दिया गया है इस साल से, अब केवल पार्ट बी आएगा, ओनली पार्ट बी। यानी कि आपका जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, अगर आप मैथ्स वाले हो, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आएगा। ठीक है, अगर आप मैथ्स से हैं तो मैथ्स का ही केवल क्वेश्चन होगा, अगर आप केमिस्ट्री से हैं तो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे, फिजिक्स के हैं तो फिजिक्स के हैं, मतलब जो भी आप इकोनॉमिक्स या फिर जो भी आपका टॉपिक है, केवल उसी टॉपिक से रिलेटेड सवाल आपके बनने वाले हैं, पूछे जाएंगे। ठीक है, जनरल स्टडी हटा दी गई है, तो बहुत खुशी की बात भी है, क्योंकि अब हमारे पास एक तो समय बहुत कम है, 1 महीना है, और आईटी एग्जाम दे के आए हुए हैं। ऑल्दो बहुत सारे बच्चों ने आईटी एग्जाम नहीं भी दिया होगा, फिर भी उनको थोड़ा सा एक परेशानी हो जाती है कहीं ना कहीं कि अरे मैथ्स के अलावा भी हमें बहुत कुछ पढ़ना है, अपने टॉपिक के अलावा भी बहुत कुछ पढ़ना है, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, ये वो, तो थोड़ा सा उनको दिक्कत हो जाती है। तो अच्छी बात है, ये हटा दिया गया। अब आपको केवल और केवल अपने एक डोमेन पे काम करना है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसके बाद हम कि सीयूईटी पीजी जो मैथ्स का सिलेबस है वो क्या है, उसके बाद ही तो हम एक स्ट्रेटेजी डिफाइन कर पाएंगे। तो सीयूईटी पीजी मैथ्स टॉपिक, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें है पूरा ही आईआईटी जैम, कंप्लीट आईआईटी जैम। और अभी अभी आपने जिन्होंने भी आईआईटी जैम का पेपर राइट किया है उनके लिए तो खुशखबरी होगी, उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सिंग हो गया, क्योंकि पूरा आईआईटी जैम आता है। तो पूरा आईआईटी जैम में क्या क्या टॉपिक्स हैं आपके, इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं आपके वो है रियल एनालिसिस, ठीक है, रियल एनालिसिस, फिर है आपका लीनियर अलजेब्रा, फिर है आपका मॉडर्न अलजेब्रा, फिर है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रल कैलकुलस। ये आपका आईआईटी जैम का सिलेबस है। लेकिन आईआईटी जैम में क्या होता है कि सिंस ये आईआईटी कंडक्ट कराती है तो वो बहुत ही डीप में क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, ऑल्दो अभी भी आपने जस्ट एग्जाम दिया है, हर एक बच्चे का कहना है कि मैम 2024 का जो एग्जाम था आईआईटी का वो बहुत ही कठिन था, सवाल बहुत डिफिकल्ट थे। इसका यही मतलब है कि वो बहुत ही डीप में पूछते हैं। लेकिन खुशखबरी ये है, अच्छी बात ये है कि सीयूईटी पीजी में जो आईआईटी जैम का सिलेबस है बहुत ही बेसिक पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ से आपके बेसिक सवाल बनते हैं, यानी कि बहुत ही डिटेलिंग में जाके नहीं पूछा जाता है जैसे कि आईआईटी जैम में पूछा जाता है, केवल और केवल बेसिक्स। यानी कि अगर आप रिजल्ट स्टेटमेंट अच्छे से कर ले विदाउट प्रूफ तो भी आपका काम बन जाने वाला है। हाँ, लेकिन डेफिनेटली आपको रिजल्ट और स्टेटमेंट्स जो भी हैं उसके बहुत ही अच्छे से करना होगा। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या टॉपिक्स हैं जो आपकी सीयूईटी पीजी में आता है, तो इसके अलावा जो आपकी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, देन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, फिर आता है आपका वेक्टर कैलकुलस। ये है आपके 3 एक्स्ट्रा और टॉपिक्स। तो आपने ऑलरेडी अभी जैम के चक्कर में ये 5 टॉपिक्स कर लिए, 3 एक्स्ट्रा और करने हैं। अब देखो 1 महीने है हमारे पास और 3 एक्स्ट्रा टॉपिक, मैम कैसे करें, हम तो दिक्कत में आ गए। अभी ऑलरेडी हमने एग्जाम देके डीमोटिवेटेड ऑलरेडी हो रखे बिकॉज पेपर कठिन था, तो हम खुद ही परेशान है कि आईआईटी जैम वाले पे ही काम करना है, अब 3 एक्स्ट्रा क्या करना है, इसको कैसे करना है। तो अगेन मैं बता दूं कि ये जो आईआईटी जैम का बच्चे सिलेबस है इसका पूरा बेसिक आता है आपके सीयूईटी पीजी में। तो जितना आपने परेशानी आपको जैम के लिए होती थी वैसा कुछ नहीं है, आप 50% लोड ले सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ही आसान पेपर आता है। आप प्रीवियस ईयर उठा के भी देखोगे बहुत ही बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपके यहाँ से। अब बात करते हैं कि मैम सीयूईटी पीजी का खुद का क्या है इवैल्यूएशन का तरीका, किस टॉपिक का क्या वेटेज है।
जैसे कि आईटी जैम बोले, गेट बोले, CSIR नेट बोले, इन सारे एग्जाम्स में रियल एनालिसिस का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। क्या ये बात यहाँ भी लागू होती है? तो नहीं, यहाँ पे ये बात लागू नहीं होती है। यानी कि यहाँ पे रियल एनालिसिस का वेटेज कुछ खास ज़्यादा नहीं है। ये इक्विवेलेंट टॉपिक्स हैं, मतलब अगर हम वेटेज वाइज बात करें तो सारे ही टॉपिक्स इक्विवेलेंट है एक्सेप्ट LPP। LPP से जो है आपके सवाल काफ़ी कम पूछे जाते हैं, तो ये लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो LPP में ज़्यादा कठिन सवाल पूछे नहीं जाएंगे, सॉल्व करने के जो क्वेश्चन के तरीके जो हैं उसमें प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम के आपके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं उनका जो मेथड है सिंप्लेक्स मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, बिगम मेथड है, टू फेज मेथड है। लेकिन उन्हें भी पता है कि अगर ये मेथड्स लगाने बैठे तो एक क्वेश्चन ही LPP का कम से कम 10 से 12 मिनट ले लेगा। सिंस हमारे पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो एग्ज़ाम है यहाँ पे हमें टाइम मैनेजमेंट का ही गेम है सारा, यानी कि ज़्यादा सवाल और कम समय। अब इसमें तो आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, है ना, तो इस वजह से LPP के क्वेश्चन काफ़ी कम पूछे जाते हैं। जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऑलमोस्ट आपके ग्राफिकल मेथड से सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं, यानी कि क्वेश्चन देगा, पूछेगा क्या यहाँ पे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा या नहीं, बेसिक सॉल्यूशन होगा या नहीं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं, हंगेरियन मेथड के सवाल पूछे जा सकते हैं, असाइनमेंट मेथड पूछे जा सकते हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी आसान होता है। LPP में केवल टफ जो चीज़ें होती हैं वो सिंप्लेक्स है, बिगम है, टू फेज है, जहाँ से सवाल आपके काफ़ी कम बनते हैं, ठीक है। तो आपका काम तो आसान हो गया LPP के लिए। फर्स्टली ये लीस्ट वेटेज है, सबसे ज़्यादा कम वेटेज है इन सारे टॉपिक्स में, प्लस कुछ ही 4-5 चीज़ें जो आपको पढ़नी है। अब बात करते हैं बाकी टॉपिक्स की कि मैम बाकी टॉपिक्स में वेटेज किसका ज़्यादा है। तो अब की बार आपके CUET PG में जो वेटेज सबसे ज़्यादा लेता है वो है लीनियर अलजेब्रा। ऑल्दो मैं फिर से बता दूं सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है इन टर्म्स ऑफ वेटेज, फिर भी लीनियर अलजेब्रा के सवाल थोड़े ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका OD आता है, इसके सवाल भी काफ़ी पूछे जाते हैं। अब देखो यहाँ पे मॉडर्न अलजेब्रा में 2 चीज़ें आती हैं CUET PG में, क्या क्या, ग्रुप थियोरी एंड रिंग थियोरी, ठीक है। तो इसका भी हम कह सकते हैं कि इसका भी वेटेज अच्छा खासा आता है। तो ये जो आपके 3 टॉपिक्स हैं इनसे सवाल थोड़े ज़्यादा पूछे जाते हैं। थोड़े ज़्यादा का मतलब है कि 1-2 सवाल, जैसे अगर यहाँ से मैं बोलूँ 10 सवाल पूछे जा रहे हैं तो यहाँ से 12 पूछ सकता है, यहाँ से 13 पूछ सकता है, यहाँ से 11 पूछ सकता है, इस तरीके का। अब उसके बाद इन तीनों टॉपिक के बाद जो इक्विवेलेंट वाले टॉपिक्स हैं वो है रियल एनालिसिस, फिर है इंटीग्रल कैलकुलस, फिर है वेक्टर कैलकुलस, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कह सकते हैं। इन सब का ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी में 9 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किसी में 10, किसी में 8, 9, 10 ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों का एकमात्र कंसर्न होता है कि मैथ्स में सबसे टफेस्ट टॉपिक जो है वो है रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस से मैम जैम में इतने सारे सवाल बनते हैं, नेट में इतने सारे सवाल बनते हैं, गेट में इतने सारे सवाल बनते हैं, और वही हमें ले डूबता है, उसके सवाल हमसे सॉल्व नहीं हो पाते हैं, दिक्कत हो जाती है। इस वजह से हम कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते हैं, कई बारी करके भी हम एक अच्छा स्कोर, एक अच्छी रैंक नहीं ले आ पाते हैं। बट यहाँ पे आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, क्योंकि रियल एनालिसिस बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं लेता है, ऑलमोस्ट सबका इक्विवेलेंट है। सबसे जो लीस्ट है वो है LPP, ठीक है। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि भाई एक क्वेश्चन अगर मैंने इसे सिंप्लेक्स से बोल दिया, टू फेज बिगम से बोल दिया, तो इसको बहुत टाइम लग जाएगा, कम से कम 12-13 मिनट, अगर उसकी कैलकुलेशन अच्छी है तब, अदरवाइज तो 15 मिनट भी जा सकता है, इतना वो टाइम देंगे नहीं, ठीक है। तो ये तो रहे आपके मैथ्स की टॉपिक्स। अब हमें पढ़ना कैसे है, तो पढ़ना कैसे है इसकी बात करते हैं। तो इसका पूरा IIT जैम का बेसिक आता है, जिन्होंने भी पेपर राइट किया होगा उनके लिए ये 5 टॉपिक्स का भार तो कम हो गया, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने जैम के लिए बहुत अच्छे से डिटेलिंग में, बहुत ही डीप में पढ़ रखा है। तो बेसिक्स तो उनके ऑलरेडी क्लियर होंगे। जिन्होंने भी IIT जैम एग्जाम क्लियर मतलब पेपर राइट नहीं किया था, तो उन्होंने एटलीस्ट 2-3 महीने पहले माइंडसेट तो बनाया होगा कि CUET PG देना है मुझे, तो उन्होंने पढ़ाई तो स्टार्ट कर ही ली होगी। तो ये जो टॉपिक्स है इसके केवल और केवल बेसिक्स आपको अच्छे से करने हैं, यानी आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ
आपको पता होना चाहिए कि क्लोज इंटरवल क्या है, ओपन इंटरवल क्या है, इंटरवल पे किस तरीके का नेबरहुड बनता है, इंटरवल पे किस तरीके से लिमिट पॉइंट बनती है, ये सारे इसके बेसिक्स हैं। एटलीस्ट इतना आपको पता होना चाहिए। अगर इतना पता है तो फिर भी आपका काम बन जाएगा। जैसे कि वो ऐसा नहीं करेगा कि एक फंक्शन डिफाइन करके आपसे लिमिट पॉइंट पूछे, जैसा कि IIT JAM में पूछा जाता है। बट हाँ, वो उसको इतना जरूर उस आपसे निकलवाना चाहेगा कि क्या आपको इंटरवल के रिस्पेक्ट में पता है या नहीं। ये बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल मैं दे रही हूँ। अब ये मत कहना कि मैम ऐसे ही सवाल बनते हैं, ऐसा नहीं है, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रही हूँ। तो इस तरीके से बड़े ही बेसिक सवाल पूछे जाते, उनका केवल और केवल कंसर्न इतना होता है कि इस बच्चे को, इस एस्पिरेंट को मास्टर्स करना है, तो क्या उस टॉपिक से रिलेटेड उसको थोड़ा भी बेस क्लियर है या नहीं। ठीक है, तो सबके ही बेसिक्स करने। अगर हम बात करें रियल एनालिसिस की, तो अगेन मैं बता दूं, रियल एनालिसिस एक ऐसा टॉपिक है जो सेगमेंटेड टॉपिक्स है। रियल एनालिसिस सबसे टफेस्ट टॉपिक भी माना जाता है, कहा जाता है, वैसे होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे ये जो टॉपिक है वो है सेगमेंटेड, यानी कि इसे टुकड़ों में बांटा जा सकता है। एक हिस्से में आ गया इसके काउंटेबिलिटी, अनकाउंटेबिलिटी, एक हिस्से में आ गया इसके पॉइंट सेट टोपोलॉजी, एक हिस्से में आ गया सीक्वेंस एंड सीरीज, एक हिस्से में आ गया लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। तो ऐसे ऐसे टुकड़ों में बांट के पढ़ा जाता है। अब रियल एनालिसिस में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत कहाँ आती है, जो LCD का D पार्ट है यानी डिफरेंशिएबिलिटी वाले में, क्योंकि वहां पे कैसे किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल चेक करे, किस तरीके से रोल्स थ्योरम, लैग्रेंजस मीन वैल्यू थ्योरम, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम लगाए, यहाँ पे तो थोड़ी दिक्कत आ जाती है फिक्स पॉइंट वगैरह को लेके। तो LCD में अगर बात करें तो D पे दिक्कत आती है। सीक्वेंस एंड सीरीज हर बच्चे को ऑलमोस्ट आते रहती है, क्योंकि बहुत ही बेसिक होता है सीक्वेंस एंड सीरीज चेक करना कि कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ऑसिलेटिंग है, किस तरीके की आपकी सीक्वेंस है, किस तरीके की सीरीज है। बात करें पॉइंट सेट टोपोलॉजी की, तो पॉइंट सेट टोपोलॉजी में अगेन मैं बता दूं कि सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है आपकी नेबरहुड की। ठीक है, नेबरहुड से सारी चीजें स्टार्ट होती हैं। आपको इंटरवल पता ही है कि इंटरवल क्या होते हैं, इंटरवल डिफाइन करना आपको पता ही है। देख के आप समझ सकते हैं कि कोई भी सेट इंटरवल बनेगा या नहीं, AX + BY ये वाला फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए, इंटरवल तो आपको क्लियर है। बेसिक जो है पॉइंट सेट टोपोलॉजी का वो स्टार्ट होता है नेबरहुड से। अगर आपको नेबरहुड की डेफिनेशन अच्छे से पता है तो आपको इंटीरियर पॉइंट निकालना आ जाएगा, एक्सटीरियर पॉइंट निकालना आ जाएगा, और इसी तरीके से लिमिट पॉइंट, एडहेरेंट पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स आपको निकालने आ जाएंगे, कंडेंसेशन पॉइंट वगैरह। तो बेस जो है उसका नेबरहुड है। तो आप ऐसे कर सकते हो, सेगमेंट वाइज बांट के हर एक सेगमेंट को पढ़ो अच्छे से। जहां दिक्कत आ रही है एक समय के लिए आप उसे वहीं पे छोड़ के बाकी सारे एटलीस्ट टॉपिक्स क्लियर कर लो। अब बात करते हैं कि लीनियर अलजेब्रा क्या है। तो लीनियर अलजेब्रा तो बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है, ये इतना टफ भी नहीं होता है, साथ ही साथ ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में इसका बहुत ही अच्छा खासा वेटेज होता है। गेट, नेट, जैम, CUET हर एक एग्जाम में इसका अच्छा खासा वेटेज होता है। इवन यहाँ पे PhD के लिए भी बच्चे लीनियर अलजेब्रा के लिए जाते हैं ज़्यादा, क्योंकि बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है और लोगों को समझ भी आ जाती है। अब बात करते हैं कि लीनियर अलजेब्रा को कैसे करें। तो लीनियर अलजेब्रा में सबसे पहले आता है कि वेक्टर स्पेस क्या है, सब स्पेस क्या है, जो कि डेफिनेशन है। उसके बाद आपके स्टार्ट होती है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, उसके बाद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है, यानी एक मैट्रिक्स पे बेसिकली ये पूरा काम होता है। अब बच्चे फंस जाते हैं, दिक्कत आ जाती है, क्वेश्चन देख के वो समझ नहीं पाते कि कैसे काम करें। तो यहाँ पे आप ऑप्शन डिस्कार्डिंग मेथड लगा सकते हैं। क्या कहता है ये मेथड? ये मेथड कहता है कि अगर आपको सवाल देके समझ नहीं आ रहा है तो ऑप्शन से क्वेश्चन को डिस्कार्ड करिए। अब लीनियर अलजेब्रा में हर वक्त एक ही बात कहती हूँ कि आपके कुछ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, जैसे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स। इन सारे मैट्रिक्स को आप मतलब इनके एग्जाम्पल लीजिए और ऑप्शन को डिस्कार्ड करिए। अब देखो 4 ऑप्शन हैं, तो 25, 25, 25, 25, हर एक के पास 1/4 की प्रोबेबिलिटी है। अब ऐसे ऑप्शन डिस्कार्डिंग से आपकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, मतलब कि कंपटीशन 4 से हटके 2 और 3 के बीच में रह जाएगा, क्या पता एक ही हो जाए। अब तो इस तरीके से ऑप्शन डिस्कार्डिंग मेथड काफी ज्यादा बेनिफिशियल मेथड होता है आपकी प्रोबेबिलिटी को ठीक करने में। ठीक है, मतलब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 4 में से एक को देखने से ज्यादा अच्छा है 2 में से एक को चुनना। अब 2 ऑलरेडी ऑप्शन डिस्कार्डिंग से खत्म हो गया, तो 2 आप ऑलरेडी लॉजिक लगा के, रीजन लगा के खत्म कर सकते हैं, सही आंसर बता सकते हैं। तो बेसिकली लीनियर अलजेब्रा पूरा ऑप्शन डिस्कार्डिंग मेथड पे चलता है।
मॉडर्न अलजेब्रा और ग्रुप थ्योरी एंड रिंग थ्योरी, ये तो हर एक बच्चे का प्योर मैथ जिसको भी पसंद है उसका फेवरेट टॉपिक है ग्रुप थ्योरी। तो जिसको भी ग्रुप थ्योरी आती है उसकी रिंग थ्योरी भी अच्छी होगी। और ग्रुप थ्योरी से सवाल जो भी आपके अभी जैब में भी जो पूछे गए थे काफ़ी अच्छे सवाल थे, बहुत ही अच्छे, मतलब आसान सवाल थे। तो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रुप थ्योरी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आसानी पूछे जाते हैं। अगर बात करें रिंग थ्योरी की, तो रिंग थ्योरी में कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि इरिड्यूसिबल है या नहीं, इरिड्यूसिबल है या नहीं, ये चेक करना, क्या वहाँ पे PID एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें, जीरो डिवाइजर, बेसिकली इसके जो 6-7 जो टर्म्स हैं उन्हीं पे चेक करने को आता है कि क्या इसके पास जीरो डिवाइजर है, क्या ये फिल्ड है, क्या ये रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, यही सब चेक करने को आता है। 6-7 इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उन सब की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर करना, अच्छे से उसके रिजल्ट्स पढ़ना और उसके बाद सवालों को सॉल्व करना। ठीक है, अभी प्रिपरेशन के टाइम पे बात करते हैं ओडी और आईसी की। तो ओडी तो हर किसी का फेवरेट है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हर किसी का फेवरेट है और आसान भी होता है। जिसको भी अप्लाइड मैथ्स पसंद है उसका मोस्ट फेवरेट टॉपिक है ODE। ओडी हर किसी को आती है, यहाँ पे तो ज़्यादा प्लानिंग स्ट्रैटेजी की जरूरत है नहीं, बस आपको क्या चाहिए कि ओडी क्या है। सबसे पहले आपको समझ आना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, उसके 2 हिस्से ओडी पीडी। अब ओडी के बारे में कहानी जाननी है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए 6-7 मेथड है, फिर सेकंड स्टार्ट होता है, फिर हायर स्टार्ट होता है, फिर PI निकालना, फिर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी वगैरह, यही सारी चीजें हैं जो कि हर किसी को आता है। बात करते हैं आईसी की। आईसी यानी कि इंटीग्रल कैलकुलस, बेहद आसान। यहाँ पे क्या होता है, आपके इंटीग्रेशन के बारे में बात की जाती है, डेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इससे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि IIT जैम में क्या होता है कि डेफिनिट इंटीग्रेशन और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करने को सीधे ना पूछ के उसको कर्व्स दे के एरिया वॉल्यूम जब निकालता है तो ऑब्वियसली वहां पे तो हमें करना ही इंटीग्रेट, तो वहां पे पूछता है, बट यहाँ पे सीधे सीधे भी पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद लिबनीज थ्योरम इसमें लगाना होता है, उसके बाद एरिया वॉल्यूम निकालना, जो कि हम सभी ने करा रखा है, आप सभी को प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से भी देख सकते हैं कि कैसे आईसी के सवालों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एलपीपी की, जो कि अभी मैंने डिस्कस कर लिया है कि एलपीपी के कैसे करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की और वेक्टर कैलकुलस की। तो देखो, आपका जिसको भी इंटीग्रल कैलकुलस आ गया उसको वेक्टर कैलकुलस भी आ ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे केवल वेक्टर्स का क्या मतलब होता है कि कैसे एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसी चीज जिसके पास कुछ क्वांटिटी भी हो साथ ही साथ एक डायरेक्शन भी हो। क्वांटिटी वाली चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करी, बस यहाँ पे डायरेक्शन लगा देते, सेम काम यहाँ भी करते। तो जिसकी आईसी अच्छी है डेफिनेटली उसकी वीसी भी अच्छी हो जाएगी। आईसी आपने जैम में कर रखा है तो वीसी के लिए अगर आप 5 से 6 दिन भी देते हैं तो ये मोर देन इनफ टाइम है। आप 5 से 6 दिनों में वेक्टर कैलकुलस बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, बहुत ही प्यारे तरीके से सब कुछ। ठीक है, कॉम्प्लेक्स की बात करें तो जैसा कि मैंने बोला कि ये हमारा एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, ये आपका कॉलेज एग्जाम नहीं है कि आपको 10 आउट ऑफ 10 लाना है, यानी 10 CGPA ऑब्टेन करना है। कंपटीशन में क्या होता है कि अगर आपका 50% भी आया है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है एक अच्छी जगह। तो सेम अगर आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में दिक्कत है तो आप कॉम्प्लेक्स को साइड में करके बाकी के सारे टॉपिक्स को इतना ज़्यादा अच्छा कर लो, इस तरीके का एटीट्यूड रखो कि यस इन सारे टॉपिक से तो मेरे सवाल एक भी छूटेंगे नहीं। तो कॉम्प्लेक्स आप 1 मिनट के लिए साइड में कर सकते हो, पूरा पूरा छोड़ने की जरूरत नहीं है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपको कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि कैसे किसी फंक्शन की उसको एनालिटिक है, ये कैसे चेक करते हैं एनालिटिसिटी, फिर उसके बाद कैसे हम देखते हैं कंटिन्यूटी लगाना, डिफरेंशियबिलिटी लगाना, फिर कैसे यहाँ पे सिंगुलैरिटी देखते हैं, कैसे इसकी रेसिड्यू निकालते, ये सारी चीज़ें देखो, सिंगुलैरिटी, रेसिड्यू, एनालिटिसिटी, ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कॉम्प्लेक्स के, तो इनको तो बिल्कुल करना। तो ये हैं आपके टॉपिक्स, और टॉपिक्स को कैसे डील करना है ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो पेपर तो अटेम्प्ट हो ही जाएगा जब हमारा एग्जाम अच्छे से, मतलब टॉपिक्स अगर हम अच्छे से कर ले, तो इसी तरीके से आपको करना है। अगेन मैं बता दूं कि IIT जैम एग्जाम देने के बाद आप सभी को अपना पता चल गया होगा कि आपकी किस कमी की वजह से, किस चीज की वजह से आपका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है। बस उन कमियों को ढूंढिए, एनालाइज योर मिस्टेक्स, कहां से मिस्टेक्स को एनालाइज करना है,
अपने प्रीवियस एग्जाम से, जितने भी आपने इससे पहले एग्जाम दे रखे हैं आईआईटी एग्जाम का, और जो भी आपने अगर टिफर वगैरह दे रखा है, तो कि क्या कमी रह गई थी, इस वजह से हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ है। अब कमी कई तरीके की होती है। क्या होती है? पहला होता है कि हमें चीजें तो आती हैं, लेकिन हम जाके एग्जाम हॉल में पैनिक क्रिएट कर देते हैं खुद से, खुद के साथ ही इतने ज़्यादा एनेक्सियस हो जाते, इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आती हुई चीज़ें भी हमसे रह जाती हैं। क्वेश्चन लिखा है कुछ और, बट हमें कुछ और ही दिखता है, हम सॉल्व नहीं कर पाते, इतने ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। तो उस टाइम भी मैंने बोला था और अभी फिर से बोल रही हूँ, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। 3 घंटे में अपना बेस्ट करो। ऑल्दो यहाँ पे 2 घंटे का एग्जाम होता है, तो 2 घंटे में अपना बेस्ट करो। उस टाइम पे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर पेपर टफ आ रहा है तो केवल आपके लिए टफ नहीं आएगा, CUT PG टारगेट करने वाले हर एक एस्पिरेंट्स के लिए वो पेपर टफ रहने वाला है। तो कंपटीशन है तो सबके लिए है, नहीं है तो किसी के लिए नहीं है। पेपर आसान है तो सबके लिए ही आसान होगा। पेपर आसान है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, ताकि आप कंपटीशन से थोड़ा ऊपर कर सको, लेवल अप कर सको बाकी बच्चे से। अगर पेपर डिफिकल्ट आ गया तो आपको इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है कि अब तो काम खत्म, अब तो हमसे नहीं होगा। ये पेपर जो टफ है वो हर एक बच्चे के लिए पेपर टफ है। तो वहाँ पे आपको जितने सवाल आ रहे हैं एटलीस्ट उसको बहुत ही शांति से, बहुत ही इत्मीनान से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ताकि आप जो सॉल्व कर रहे हो वो गलत ना हो। ठीक है, तो आपको बहुत ही ढंग से क्वेश्चन को 2 बार रीड कर लो, अच्छे से सॉल्व करो, पैनिक मत करो। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि कैसे मिस्टेक्स हो सकती हैं प्रीवियस एग्जाम से अगर हम कंपेयर करें। तो पहला, जैसा कि मैंने, चीज़ें तो हमें आती हैं लेकिन हम खुद के साथ इतना पैनिक क्रिएट कर लेते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि पेपर खराब कर देते हैं। अब खराब करते वक्त क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं? टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है कि पेपर टफ आ गया, पेपर आसान आ गया, जो भी चीज़ें हैं, उस वक्त हम क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन पे ही हम इतना ज़्यादा समय दे देते हैं कि बाकी क्वेश्चन जब आगे बढ़ते तो कहते हैं अरे ये तो आसान क्वेश्चन था, बट मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। तो एटलीस्ट इन चीज़ों से बचो। जो भी क्वेश्चन आपके 5 मिनट 6 मिनट ले रहे हैं, उन क्वेश्चन को वहीं पे साइड में रखो और बोलो कि हम आपके पास आएंगे अगर हमारे पास समय रहा तो बाद में जब रिविजिट करो तो उस वक्त उस क्वेश्चन को डील करना। किसी भी क्वेश्चन पे एक्स्ट्रा बेवजह आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, दूसरी चीज़ें क्या हो सकती हैं कि सिली मिस्टेक्स आपने सॉल्व तो सही किया, एंड में जाके आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, या फिर सॉल्व सारा सही किया, ऑप्शन गलत टिक कर दिया। तो इन सारी चीज़ों से बचो। टाइम मैनेज का तो मैंने बता ही दिया कि आपको बेवजह बेकार में किसी भी क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक टाइमर लगा के सॉल्व करिए। किस तरीके से करना है ये मतलब टाइमर तो वहाँ पे ऑलरेडी गिवन होगा। तो ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ है जो, वो है कि आपको चीज़ें ही नहीं आती हैं। पहले वाले में था कि एग्जाम तो आपको आता है, चीज़ें आती है, खुद के साथ ही बेवजह आपने पैनिक क्रिएट करके एग्जाम खराब किया। दूसरा जो होता है कि आपको चीज़ें नहीं आती है, तो अब इस केस में आप क्या कर सकते हैं, सिंस हमारे पास 1 महीना है, बहुत अच्छा महीना है, पूरा अच्छा खासा एक टाइम है, तो आप अपनी गलतियों को देखिए कि आपको, अगर आपको ओडी की चीज़ में कहीं दिक्कत है तो ओडी के किस टॉपिक, किस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको दिक्कत आई है, उस टॉपिक को फिर से पढ़िए। रियल में अगर दिक्कत है तो रियल के किस पर्टिकुलर टॉपिक में, किस पर्टिकुलर सब टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, उस पर्टिकुलर सब टॉपिक को फिर से करिए, सवाल सॉल्व करिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है, एनालाइज अपने मिस्टेक्स को। अब बात करते हैं कि इस 1 महीने में क्या मतलब किस तरीके से काम करें कि हम एग्जाम क्लियर कर सके। अभी से 1 महीने में फिर से बता दूं कि आपको अगर एक रूटीन फॉलो करना है, 1 मंथ में आपको जो है एक रूटीन फॉलो करना है। रूटीन फॉलो करने का मतलब ये हुआ कि आपको डेली ही पढ़ाई करनी है। अब आपके पास एक गोल्डन चांस आया है, इसको मिस नहीं करना है। तो इस गोल्डन चांस को मिस नहीं करने का मतलब है कि आपको थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ेगा, डेडिकेटेडली आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी एक रूटीन के साथ। यानी कि अगर आज पढ़ाई कर रहे हो 5 घंटे, तो कल भी करो, परसों भी करो। ये नहीं कि शादियों का मौसम चल रहा है, चलो तो शादियों के सीजन में क्या करना है, आज मोहल्ले में शादी है किसी की, तो चलो आज पढ़ाई नहीं करेंगे और कल शादी की थकान निकालेंगे और 1 दिन पहले शादी की शॉपिंग करेंगे। 3 दिन टाइम वेस्ट करके सोचे कि चलो चौथे दिन से हम 6-6 घंटे पढ़ के फोड़ देंगे। तो ऐसा नहीं होता है। हर एक दिन को यूटिलाइज करो, भले ही 2-3 घंटे पढ़ो, लेकिन जरूर से जरूर पढ़ो। ठीक है,
तो हर एक दिन आपको पढ़ना है, एक रूटीन को फॉलो करना है, एक शेड्यूल बनाइए। उसके बाद बी पॉजिटिव, है ना। बी पॉजिटिव का क्या मतलब है कि अब ये नहीं है कि चलो एक महीना है, जैम तो अच्छा हुआ नहीं, इस एग्जाम में क्या ही हो जाएगा, मैंने इतनी मेहनत करी थी आईटी जैम एग्जाम में फिर भी क्लियर नहीं हो पाया, तो इसके लिए तो मैं तो मेहनत ही नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ, तो इस एग्जाम से मुझे कुछ खास उम्मीद नहीं है। ये वाला एटीट्यूड मत रखना, पॉजिटिव रहना, कॉन्फिडेंट रहना, क्योंकि यहाँ भी जो इंस्टीट्यूट्स हैं बड़े अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे आपको मास्टर्स करने का एक अच्छा चांस मिल सकता है, ठीक है। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि पूरे टाइम आपको कॉन्फिडेंट रहना है, पॉजिटिव रहना है, एक रूटीन को फॉलो करना है। जो थर्ड आता है आपको कि स्टे हेल्दी, है ना, अच्छे से रहना, खुश रहना है, खाना पीना अच्छे से खाना है। मौसम भी चल रहा है, थोड़ा सा मौसम में फ्लक्चुएशन हो रहा है, बीमार पड़ रहे हो तो इस चीज़ से अवॉइड करो, एक हेल्दी रूटीन को फॉलो कर दो, हेल्दी खाना खाओ, ताकि आप, जैसा कि हमें पता है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है ना। तो अच्छे से ध्यान रखो अपना, खाना पीना अच्छे से खाओ, ताकि एक महीने में अपनी तबीयत खराब ना करो, ठीक है। तो गुड डाइट। पढ़ना कैसे है, पढ़ने के लिए मैंने आप सभी को बता दिया टॉपिक वाइज कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं। यहाँ पे मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें बता रही हूँ कि टॉपिक के अलावा आपको सिस्टमैटिकली करना है, और साथ ही साथ आपको थियरी भी पढ़नी है। हर एक टॉपिक की थियरी बहुत ही डिटेल में, बहुत अच्छे से करना है, बहुत ही प्यारे तरीके से, डीप में ना घुस के, लेकिन एटलीस्ट बेसिक ही करो। इस तरीके से करो कि जब उस क्वेश्चन, जो भी नया क्वेश्चन है, एटलीस्ट एट दैट टाइम आपको याद आ जाना चाहिए कि रियल का ये वाला पर्टिकुलर रिजल्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। तो अगर आपने अच्छे से थियरी पढ़ी है तभी आपको याद आएगा, अदरवाइज आप ढूंढते ही रह जाओगे रिजल्ट। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस भी कैसे, क्वालिटी वाले क्वेश्चन, ये नहीं कि कोई भी बुकलेट उठा के आपने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। हमारे पास समय बहुत कम है, 1 महीना ही है केवल, तो आपको सारे ही PYQ सॉल्व करने हैं, ठीक है। हालांकि इससे पहले DU का अलग से होता था एंट्रेंस, DUET, हैदराबाद का एक अलग से एंट्रेंस होता था, BHU का भी अलग से एंट्रेंस होता था, जामिया का भी सेम। तो इनका जो अलग से पहले होता था उन सारे PYQs को भी सॉल्व करिए। साथ ही साथ CUET PG का जो अब से बना है, जब मतलब साथ में जब कंबाइंड होकर एग्जाम होने स्टार्ट हुए, तो ये वाले PYQs तो करने ही है। साथ ही साथ जो भी आपके पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स हैं वो पहले कैसे कंडक्ट कराती थी, उन सारे सवालों को भी, उन सारे PYQs को भी लगाना है। तो अगर देखा जाए ऐसे, तो आपके पास बहुत ही अच्छा खासा एक नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, एक अच्छा खासा सेट है सॉल्यूशन क्वेश्चंस का, जहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन को अगर करोगे तो कॉन्फिडेंस पे आएगा कि यस हमने कर भी लिया। साथ ही साथ ये भी रहेगा कि हाँ क्वेश्चन भी सॉल्व किया है, और वो भी कैसे, अच्छे क्वेश्चन, क्वालिटी वाले क्वेश्चन, PYQs। तो बस यही कुछ चीजें हैं जिसको आप अगर फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका ये जो CUET PG एग्जाम है एक अच्छी रैंक के साथ आप एक्वायर करोगे, एक अच्छी रैंक लेके आओगे। तो बस इस सेशन में इतना ही, बस मिलते हैं अब एक नए सेशन के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तो स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।